इस सारांश में हम रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक में आप व्यवहार के भविष्यवक्ता के रूप में प्रेरणा, शरीर, चेहरा और क्लस्टर्स, व्यक्तित्व विज्ञान और टाइपोलॉजी, झूठ पकड़ना और अवलोकन की शक्ति का उपयोग करने के बारे में सीखेंगे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? कोई किसी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? कोई इतना शांत और कोई इतना बेचैन क्यों रहता है? कोई किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ता है तो कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। वो कौन सी चीज है जो इन सबको चलाती है? एक अनदेखी ताकत जो किसी की आंखों में डर भर देती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती है और किसी को पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत दे देती है। वो है इंसान की प्रेरणा, हमारे हर काम के पीछे की वो छिपी हुई आग। लेकिन ये प्रेरणा बाहर से दिखाई नहीं देती। ये हमारे अंदर की किसी अधूरी कहानी, किसी पुरानी कमी, किसी बचपन की याद या किसी असुरक्षा से जुड़ी होती है। कई बार जो जख्म हम भूल चुके होते हैं वही हमारी प्रेरणा बन जाते हैं और तब हम कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों को तर्कहीन या अजीब लगता है, लेकिन हमारे लिए वो अपने ही डरों और सवालों के खिलाफ एक खामोश लड़ाई होती है। अब सोचिए, जब कोई किसी पर चिल्लाता है, उसे नीचा दिखाता है या हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो क्या वो सच में मजबूत है या अंदर से टूटा हुआ है? शायद वो अपनी कीमत खुद को, दुनिया को या किसी ऐसे इंसान को साबित करना चाहता है जिसने कभी कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। प्रेरणा हमेशा अहंकार से जुड़ी होती है। अपने अहंकार को बचाने की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें इंसान अपने असली रूप को भूलकर कुछ ऐसा बन जाता है जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। इसलिए जब हम किसी को समझना चाहते हैं तो हमें उसके व्यवहार से पहले उसकी प्रेरणा को पकड़ना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा सीधी नहीं होती। अगर कोई मदद कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो सकता है कि वो किसी अपराध बोध में जी रहा हो। अगर कोई चुप बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है कि वो अपने अंदर एक तूफान को दबाए हुए हो। हर इंसान कुछ पाना चाहता है और कुछ खोने से डरता है। वही उसकी असली प्रेरणा है। कभी सम्मान, कभी मान्यता, कभी नियंत्रण और कभी सिर्फ प्यार। हम सब एक अनदेखे इनाम का पीछा कर रहे हैं और उसकी तलाश हमारे हर इशारे और हर फैसले में झलकती है। लेकिन ये प्रेरणा हमेशा तार्किक नहीं होती, ये अवचेतन होती है। यानी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम कोई चीज क्यों चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। इंसान खुद को नहीं जानता और दूसरों को परखता है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम किसी के काम को देखकर उसके स्वभाव का फैसला कर लेते हैं, बिना उसकी अंदरूनी वजह को समझे। लेकिन अगर आपने किसी की प्रेरणा को पढ़ना सीख लिया तो आप ना सिर्फ उसका दिमाग बल्कि उसका दिल भी पढ़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति की प्रेरणा को समझ सकें तो आप ये भी जान सकते हैं कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। आप उसके शब्दों से पहले उसकी नीयत को पकड़ सकते हैं। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें समझते हैं। और यही वो कला है जो आपके हर रिश्ते को बदल सकती है, चाहे वो व्यापार हो, दोस्ती हो या कोई गहरा निजी संबंध हो। क्योंकि जब आप किसी को उसकी प्रेरणा के स्तर पर समझते हैं तो आप उसे जज नहीं करते, आप उससे सहानुभूति रखते हैं। और सहानुभूति ही वो ताकत है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने हो, मुस्कुरा रहा हो, बातें कर रहा हो या चुप बैठा हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, उसकी प्रेरणा क्या है? और यकीन मानिए, जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगेंगे तो आपको लोगों के चेहरे नहीं, उनकी कहानियां दिखाई देंगी। कभी कभी किसी के चेहरे की एक झलक शब्दों से ज्यादा कह जाती है। कोई कुछ कहता है पर उसकी आंखें कुछ और बयां करती हैं। कोई हंसता है लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहराई होती है, जैसे कोई छिपा हुआ दर्द, कोई दबी हुई कहानी। लोगों का शरीर, उनका चेहरा, उनके हाव भाव, ये सब एक भाषा बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जो बिना बोले सुनी जा सकती है। बस आपको देखने, समझने और महसूस करने की जरूरत है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सिकुड़न आती है। एक पल के लिए उसकी पलकें झपकती हैं और उसके होंठ कस जाते हैं। जब कोई डरा हुआ होता है तो उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपती हैं। वो बार बार अपनी बॉडी की पोजीशन बदलता है। ये सब संकेत हैं, खामोश इशारे, जैसे दिल शरीर के जरिए चिल्ला रहा हो कि मैं सच कह रहा हूं, ध्यान से देखो। बॉडी लैंग्वेज वो कला है जहां हम हर छोटी छोटी चीज से किसी के अंदर चल रही पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। जब कोई बार बार अपने हाथ छिपाने की कोशिश करता है तो शायद वो कुछ छिपा रहा है। जब कोई नजरें चुराता है तो वो कहीं ना कहीं असहज है। और जब कोई आपकी बातों पर हाँ में सिर तो हिलाता है लेकिन उसका शरीर किसी और दिशा में होता है, तो वो मानसिक रूप से वहां नहीं है जहां आप उसे समझ रहे हैं।
चेहरे के हाव भाव इंसान की भावनाओं का सबसे खुला दरवाजा है। कोई कितना भी कुछ छिपाने की कोशिश करे, उसका चेहरा और उसकी आंखें सब कुछ बता देती हैं। आप एक्टिंग में कितने भी माहिर क्यों ना हो, आप 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आने वाले माइक्रो एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भर की झलक ही सच्चाई होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक संकेत से किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं? अगर किसी ने पलकें झपकी या मुस्कुराया तो क्या हम समझ लें कि वो कैसा इंसान है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा जाल है। एक सुराग अकेले कभी कोई मतलब नहीं देता। असली मतलब तब निकलता है जब हम सारे संकेतों को एक साथ एक क्लस्टर के रूप में देखते हैं। जैसे सिर्फ एक रंग से तस्वीर नहीं बनती, वैसे ही सिर्फ एक इशारे से इंसान का व्यवहार नहीं समझा जा सकता। अगर कोई आपकी बात पर हंस रहा है लेकिन साथ ही उसका शरीर पीछे हट रहा है, उसके कंधे कसे हुए हैं और उसकी आंखें इधर उधर भाग रही हैं, तो ये सारे संकेत मिलकर आपको बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। शरीर, चेहरा और हरकतें मिलकर एक कैनवास बनाते हैं और उस कैनवास पर वो पेंटिंग बनती है जिसे हम इंसान का मन कहते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास लोगों के इशारों, उनके हाव भाव और उनकी हरकतों को समझने की क्षमता आ जाए तो आप ना सिर्फ लोगों को समझ पाएंगे बल्कि उनके अगले कदम का अंदाजा भी लगा सकेंगे। जैसे बातचीत के बीच में आप ये पकड़ सकते हैं कि सामने वाला सच्चा है या डिप्लोमेटिक है, या फिर वो आपको पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये क्षमता ना सिर्फ आपके निजी रिश्तों को बदल सकती है बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन को भी एक नई दिशा दे सकती है। इस सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली चीज होती है। हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसके हाव भाव की डिक्शनरी अनोखी होती है। कोई खुशी में बहुत चुप हो जाता है तो कोई दुख में भी मुस्कुराता है। इसीलिए आपको सुराग समझने हैं, लेकिन नतीजों पर नहीं कूदना है। ये एक खामोश बातचीत है जो हमेशा चल रही होती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। जब हम इसे सुनना सीख जाते हैं तो हम एक इंसान को पूरी तरह से समझ सकते हैं। शब्द कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो बस ध्यान से उसकी आंखों में, उसके इशारों में, उसके हाथों की हरकतों में देखना। वो सब कुछ वहां है जो वो कह नहीं रहा पर महसूस कर रहा है। क्या आपने कभी किसी से पहली बार मिलकर महसूस किया है कि वो आपसे बिल्कुल अलग है? उसकी सोच, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ आपके विपरीत है। जब आप बोलते हैं तो वो चुप रहता है, जब आप तेजी से काम करते हैं तो वो धीरे धीरे करता है। आप भावनाओं से फैसले लेते हैं और वो सिर्फ तर्क से। और तब हम अक्सर कहते हैं हमारी पर्सनालिटी मैच नहीं करती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शब्द पर्सनालिटी है क्या? क्या ये एक लेबल है, किसी के माथे पर लगा हुआ एक स्थायी टैग, या ये भी बदल और विकसित हो सकती है ठीक उसी इंसान की तरह? व्यक्तित्व एक बर्फ की चट्टान की तरह है जिसका छोटा सा हिस्सा बाहर दिखाई देता है, लेकिन असली हिस्सा अंदर छिपा होता है। जो दिखाई देता है वो सिर्फ आदतें, हाव भाव और सतही व्यवहार है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वो है मानसिकता, डर, इच्छाएं और एक पूरा आंतरिक तंत्र जो उस व्यक्ति की पहचान को चलाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप लोगों को समझने के लिए एक ऐसा लेंस पहन लें जिससे आपको ना केवल उनका बाहरी चेहरा बल्कि उनका आंतरिक सिस्टम भी दिखाई दे। आप जान सकें कि कोई व्यक्ति जोखिम लेने वाला है या सुरक्षित खेलने वाला, वो गहरा भावुक है या सामाजिक रूप से अलग थलग, वो एक लीडर है या एक ऑब्जर्वर। और ये सब आप बिना ज्यादा बातचीत के समझ सकते हैं। सुनने में शक्तिशाली लगता है ना? व्यक्तित्व विज्ञान इसी महाशक्ति की पड़ताल करता है। हर व्यक्ति एक अनोखे मनोवैज्ञानिक पैटर्न से बंधा होता है, और वही पैटर्न ये बताता है कि वो किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें भीड़ पसंद होती है, उन्हें लोगों से बात करके ऊर्जा मिलती है, हम उन्हें बहिर्मुखी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अकेले बैठकर खुद को रिचार्ज करते हैं, जिन्हें गहराई से सोचना पसंद होता है, जिनकी खामोशी में एक दुनिया बसती है। वे अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन सिर्फ बहिर्मुखी या अंतर्मुखी होना व्यक्तित्व नहीं है, ये तो सिर्फ एक परत है। असली ढांचा इससे कहीं ज्यादा जटिल है। व्यक्तित्व के पीछे प्रेरणा होती है। कुछ लोग पहचान के लिए जीते हैं, कुछ स्थिरता के लिए, कुछ चुनौती के लिए और कुछ आंतरिक शांति के लिए। कोई हावी होना चाहता है तो कोई समझदार बनना चाहता है। किसी को नियम तोड़ना सहज लगता है तो कोई हर नियम को पवित्र
विचित्र मानता है। और जब हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तभी हम लोगों को सही मायने में समझ सकते हैं। सोचिए, अगर आप ये समझ जाएं कि सामने वाला व्यक्ति भावनाओं से फैसले लेता है या तर्क से, वो विचारों में जीता है या व्यवहारिक कामों में, तो आप ना केवल उससे बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, बल्कि उसके साथ होने वाले टकराव से भी बच सकेंगे। क्योंकि कई बार गलतफहमियां सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि हम दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं करते। व्यक्तित्व को समझना किसी व्यक्ति की मैनुअल पढ़ने जैसा है। एक ऐसी मैनुअल जो बताती है कि कौन सी बातें उसे दुख पहुंचाती हैं, कौन सी बातें उसे उत्साहित करती हैं और कौन सी बातें उसे सुरक्षित महसूस कराती हैं। ये समझ आपको हर रिश्ते को ठीक करने और मजबूत बनाने की ताकत देती है। और हाँ, व्यक्तित्व स्थिर नहीं है। ये एक नदी की तरह है जिसका बहाव उम्र, अनुभव और दर्द के साथ बदलता है। कभी कोई सदमा एक हंसमुख इंसान को अंतर्मुखी बना देता है और कभी एक छोटी सी सफलता एक शांत इंसान को आत्मविश्वासी बना देती है। इसीलिए व्यक्तित्व को लेबल ना करें, इसे एक यात्रा के रूप में देखें। अब सवाल ये उठता है कि इस यात्रा को समझे कैसे जाने कि कौन सा पैटर्न किस व्यक्ति पर लागू होता है। यहाँ व्यक्तित्व टाइपोलॉजी के औजार जैसे MBTI, बिग 5 और एनीग्राम मदद करते हैं। ये किसी को एक डब्बे में बंद करने के फ्रेमवर्क्स नहीं है, बल्कि दूसरों की दुनिया तक पहुंचने के पुल हैं। लेकिन औजार से ज्यादा जरूरी आपकी नीयत है। क्या आप किसी को इसलिए समझना चाहते हैं ताकि आप उसे नियंत्रित कर सकें, या इसीलिए ताकि आप उसे वैसे ही स्वीकार कर सकें जैसा वो है? यही वो अंतर है जो ये तय करता है कि आपका ज्ञान सहानुभूति में बदलेगा या हेरफेर में। जब आप व्यक्तित्व को पूरी जटिलता में देखना शुरू करते हैं, तो आपको लोगों के सतही कार्यों के पीछे का गहरा सच दिखाई देने लगता है। तब आप जज नहीं करते, आप जुड़ते हैं। और यही वो जुड़ाव है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और रिश्तों को गहराई देता है। क्या कभी किसी ने आपकी आंखों में देखकर कुछ कहा है और फिर भी आपके दिल ने कहा हो कुछ तो गड़बड़ है? शब्द मीठे थे, चेहरा आत्मविश्वासी था, लेकिन किसी वजह से अंदर कुछ टूटने लगा, जैसे सामने वाला सच नहीं बोल रहा, जैसे कोई परछाई है जो दिख तो नहीं रही पर महसूस जरूर हो रही है। ऐसे ही मौके में एक ऐसी कला की शुरुआत होती है जिसे हर इंसान सीखना चाहता है, झूठ को पकड़ना। झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक प्रदर्शन है। ये किसी की आंखों, इशारों, आवाज और शरीर में छिपा एक भ्रम है। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा होता है, अपने सच को दबाने की, अपने डर को छिपाने की। और उस लड़ाई के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे उसे धोखा देने लगता है। समस्या ये है कि हम अक्सर उस प्रदर्शन को शब्दों के स्तर पर परखते हैं, लेकिन असली सुराग वहां होते हैं जहां हम शायद ही देखते हैं। झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं है, ये एक खामोश अवलोकन है। वो आंख जो सतह के नीचे देखती है, वो कान जो ठहराव और आवाज के उतार चढ़ाव को सुनता है, और वो अंतर्ज्ञान जो कहता है कि सब कुछ ठीक लगने के बावजूद कुछ तो कमी है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक ही समय पर दो काम कर रहा होता है, एक कहानी बनाना और खुद को सामान्य दिखाना। और यही दोहरा दबाव उसे उजागर कर देता है, जैसे एक अभिनेता जिसे स्क्रिप्ट तो याद है पर भावनाओं से चूक गया। कई बार हम सोचते हैं कि झूठ पकड़ने का मतलब है दूसरे की आंखों में देखना, उसकी मुस्कुराहट को पढ़ना और उसके इशारों पर ध्यान देना। और हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत है असंगति। कहानी में दरारें, आवाज में अचानक हिचकिचाहट, चेहरे पर एक ऐसी भावना की झलक जो असल शब्दों से मेल नहीं खाती। ये है माइक्रो सिग्नल्स। और इन माइक्रो सिग्नलों को पकड़ना एक प्रशिक्षित दिमाग का काम है। लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी बात यह है कि शक को यकीन समझने की गलती ना करें। कभी कभी कोई चिंतित होता है, घबराया हुआ होता है, लेकिन झूठा नहीं होता। कभी कभी कोई नजरें इसलिए चुरा रहा होता है क्योंकि वो असहज है, इसलिए नहीं कि वो कुछ छिपा रहा हो। इसलिए झूठ पकड़ने को अहंकार का हथियार न बनाएं, इसे एक जिम्मेदारी के रूप में समझें। झूठ को पकड़ने के लिए हमें दूसरे व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को जानना होगा, यानी उसकी सामान्य प्रतिक्रिया क्या है। क्या वो सामान्य रूप से जल्दी बोलता है? क्या वो स्वभाव से थोड़ा नजरें चुराने वाला है? जब हम ये जानते हैं तभी हम विचलन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखता है और वहीं उसका शरीर, उसकी आवाज और उसका तर्क उसे धोखा देने लगते हैं। एक और पावरफुल तरीका है आश्चर्य का तत्व। जब आप अचानक कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा होता, तो उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो जाता है। उस पल में उसका अंतर्ज्ञान उसे उजागर कर देता है।
वो पल, वो ठहराव, वो हिचकिचाहट, वही सच्चाई का असली दरवाजा है। लेकिन झूठ पकड़ना सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं है, यह आपके अंदर से भी स्पष्टता की मांग करता है, क्योंकि कई बार हम उस झूठ को पकड़ना ही नहीं चाहते जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। कई बार हम उस सच को नजरअंदाज कर देते हैं जो दूसरे की आंखों में साफ झलक रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भावनात्मक रूप से निवेशित होते हैं। कभी कभी झूठ पकड़ना हमें पहले खुद से लड़ना सिखाता है, हमारे इनकार से, हमारी उम्मीदों से और उस भ्रम से जिसमें हम जी रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास सामने वाले के जरा से ठहराव, उसके बदलते शरीर, उसकी अचानक बदलती सांसों को नोटिस करने की क्षमता आ जाए, आप न सिर्फ झूठ को पकड़ पाएंगे बल्कि सच की तलाश में खुद को और ज्यादा ईमानदार बना पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, झूठ पकड़ना एक वरदान है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये एक अभिशाप भी बन सकता है। इसे शक्ति समझें, लेकिन इसे अहंकार न बनने दें, क्योंकि कभी कभी किसी का झूठ उसके बचने का एक तरीका भी होता है, और उसे समझना उसे जज करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराकर आपकी आंखों में देखे और कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो शब्दों पर मत जाइएगा, उसकी आंखों की गहराई में देखिएगा। वो सच शायद वहां हो जो उसकी जुबान पर कभी नहीं आएगा। क्या आप कभी किसी भीड़ में खड़े हुए हैं और बस चुपचाप सबको देखा है, बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया है? किसी के चेहरे पर कुछ लिखा है तो किसी की चाल में कोई डर छिपा है, किसी के इशारों में आत्मविश्वास झलकता है तो कोई सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा है ताकि भीड़ में खो ना जाए। और उस खामोशी में, उस अवलोकन के पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बिना कोई दरवाजा खोले खुल रही है। ऑब्जर्वेशन, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। ये वो शक्ति है जो हमें लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके पैटर्न से समझना सिखाती है। हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन कितनों को सचमुच देखते हैं? नहीं, देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। इसका मतलब है महसूस करना, विश्लेषण करना, सोखना। कई बार लोग क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं होता, लेकिन वो कैसे कहते हैं, कहाँ रुकते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, वो ज्यादा रिवीलिंग होता है। जब आप अवलोकन को एक कौशल के रूप में विकसित करना शुरू करते हैं तो आपको अचानक महसूस होता है कि आप एक छिपी हुई हकीकत देख सकते हैं। आप देखने लगते हैं कि कोई व्यक्ति बात करते हुए लगातार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा है, कि कोई अपनी ठोही पर हाथ रखकर विचारों में खोया हुआ है, कि कोई अपने पैरों को एक खास दिशा में रखकर बैठा है। और तब आप समझने लगते हैं कि ये सभी इशारे यूं ही नहीं है, ये सुराग है किसी की मूड, उसकी मानसिकता, उसकी नीयत के। लेकिन अवलोकन और भी गहरा तब हो जाता है जब हम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि स्थितियों, खामोशी और पैटर्न को भी पढ़ना सीख जाते हैं। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो आप उस कमरे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कौन टेंशन में है, कौन हावी है, कौन अदृश्य होकर बच रहा है, आप सब कुछ समझने लगते हैं। ये वो पल है जब आप मौजूद रहना सीखते हैं, और मौजूद रहने का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना, अपनी इंद्रियों को तेज करना, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। अवलोकन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आपको एक खामोश जासूस बना देता है। जैसे किसी अपराध को सुलझाने के लिए सुरागों को जोड़ा जाता है, वैसे ही आप लोगों के इशारों, चेहरे के हाव भाव, आवाज के लहजे और यहां तक कि उनके शब्दों के चुनाव से एक पूरा इमोशनल मैप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमेशा मैं से शुरू करता है, जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हो सकता है कि वो ध्यान खींचने वाला हो। अगर कोई बातचीत में हमेशा तटस्थ है तो हो सकता है कि वो भावनात्मक रूप से खुद को बचाता हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य, क्योंकि अवलोकन कोई जल्दी वाला टोटका नहीं है। ये एक धीमी कला है, एक ऐसी कला जो पहले आपको चुप रहना सिखाती है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो दुनिया बोलती है, और जब आप सुनना शुरू करते हैं तभी आप देखना सीखते हैं। अवलोकन एक लेंस की तरह है, अगर वो साफ है तो आपको साफ सच दिखेगा, लेकिन अगर उस पर जजमेंट की धूल और पूर्वाग्रह की परछाई है तो आपकी आंखें खुली होकर भी कुछ नहीं देख पाएंगी। इसलिए अवलोकन में सबसे जरूरी चीज है निष्पक्षता। कोई जल्दी में निष्कर्ष नहीं, कोई ज्यादा सोचना नहीं, सिर्फ ध्यान और समझ। कई बार किसी की हल्की मुस्कान में पश्चाताप छिपा होता है, उसकी हंसी में दर्द छिपा होता है, उसकी लंबी खामोशी में अपराध बोध छिपा होता है। और अगर आप एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हैं तो आप वो सब कुछ पढ़ सकते हैं जो दुनिया नहीं देखती। आप भावनाओं को पकड़ सकते हैं, उनकी गहराई को समझ सकते हैं और किसी के व्यवहार के पीछे की भावना को समझ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस कौशल को अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें,
आपको पता चल जाएगा कि आपका दोस्त सचमुच ठीक है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। आप समझ जाएंगे कि आपका साथी आई एम फाइन कहने पर चुप क्यों है। आप ये पकड़ पाएंगे कि आपका सहकर्मी आपका समर्थन करता है या चुपके से आपका विरोध कर रहा है। अवलोकन आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, यह आपको संवेदनशील बनाता है, और यह संवेदनशीलता रिश्तों में गहराई लाती है, क्योंकि जब आप किसी को बदलने की इच्छा के बिना समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसे उसकी परतों और उसकी जटिलता के साथ सचमुच देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी के सामने हो तो बस एक पल के लिए रुकें और अवलोकन करें। उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसका आसन क्या संकेत दे रहा है, क्या वो सचमुच सहज है या सिर्फ अभिनय कर रहा है। ये वो यात्रा है जो अवलोकन से शुरू होती है और समझ तक जाती है। तो दोस्तों, ये उस अनोखी शक्ति की एक झलक थी जिसे हम अवलोकन कहते हैं। कई बार दुनिया को बदलने के लिए हमें बाहर नहीं, अंदर देखना होता है, और जब हम दूसरों को गहराई से देखने लगते हैं तो हम खुद को भी समझने लगते हैं। हर मुस्कान, हर खामोशी, हर नजर एक कहानी कहती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। संक्षेप में ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों की प्रेरणा, उनके हाव भाव और व्यक्तित्व को ध्यान से देखकर हम न सिर्फ उनके अनकहे सच को समझ सकते हैं, बल्कि खुद को और अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं।